रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक ऐसी क्राइम की कहानी को लेकर जिसे सुनने के बाद में आप लोग अंदर तक हिल जाने वाले हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं और इस कहानी से आप लोग को एंड में एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। तो सारी ही चीज़ें बहुत सिलसिलेवार तरीके से इस कहानी में मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आप लोगों ने मुझे ट्रू क्राइम सफ़र पे तो डेली सुना ही है, लेकिन इस चैनल पर भी आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के सामने वो कहानी लेके आ सकूं जो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में छूट जाती है। तो बात करें दोस्तों आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है कानपुर ज़िला, और इसी कानपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है पनकी थाना, और इसी पनकी थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है गंगागंज कॉलोनी। और इसी गंगागंज कॉलोनी में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है शंभू सिंह। शंभू सिंह की पत्नी जो है उसका नाम तारावती है, और शंभू सिंह और तारावती के दो बेटे, पहले बेटे का नाम मोहित और दूसरे बेटे का नाम दीपक। जो छोटा वाला बेटा दीपक है उसकी उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास है। लेकिन दोस्तों, जो शंभू सिंह था इसकी कई साल पहले मौत हो चुकी थी, यानी अब परिवार की जो जिम्मेदारी थी वो मोहित और दीपक के ऊपर आ चुकी थी। घर परिवार में कुछ ज़्यादा लोग तो थे नहीं। पिताजी की मौत के बाद में बस माँ तारावती बची थी और एक बेटा मोहित और एक जो दीपक है वो बचा था। लिहाजा सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। और जो मोहित था ये वहीं पास ही में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पकड़ लेता है। उस नौकरी से जो भी कुछ पैसे आते वो अपनी माँ की हथेली पर ला के रख देता, और इससे ही इस परिवार का खर्चा चल रहा था। जैसे जैसे थोड़ा समय गुजरता है तो मोहित सोचता है कि क्यों ना अपने छोटे भाई दीपक को भी इसी कंपनी के अंदर लगवा दिया जाए, और ऐसा ही होता है। दीपक को भी वो उस कंपनी के अंदर लगवा देता है, और उसके बाद में ये जो परिवार था खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। अब दोस्तों, ये जो परिवार था धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहा था। लेकिन उसके बाद में एक तारीख आती है 13 जनवरी साल 2023, और 13 जनवरी साल 2023 को दीपक और मोहित दोनों अपनी ड्यूटी से लौट कर आ जाते हैं और शाम का खाना वाना खाते हैं। शाम का खाना वगैरह खाते खाते इन लोगों को लगभग 9:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है। अब परिवार खाना खा चुका था, लेटने का समय आ चुका था। लेकिन उसी समय दीपक अपने फ़ोन पर बात करते हुए घर से बाहर जा रहा होता है। दीपक की जो माँ होती है जिसका नाम तारावती होता है, वो दीपक से कहती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, ये समय सोने का है, बाहर जाने का समय नहीं है। तो अपनी माँ से दीपक कहता है कि बस मैं यूँ गया और यूँ आया। उसके बाद में जो दीपक था वो चला जाता है। माँ तारावती इंतज़ार करने लगती है। जो बड़ा भाई मोहित था वो सो गया था, लेकिन जो माँ थी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने बेटे के लौट के आने का इंतज़ार कर रही थी। लिहाजा दोस्तों 10 बजे का ये वाक़या था। 10 बजे दीपक घर से निकला था, लेकिन अब 10 से भी ज़्यादा बज चुके थे। लगभग 12 बजे के आसपास का समय गुजर चुका था। मोहित ये कहकर गया था कि वो बस 5 मिनट में लौट के आ रहा है, और अभी 2 घंटे का बड़ा समय गुजर चुका था। अब 2 घंटे का समय तो चलो ठीक है, अमूमन हो ही जाता है, लेकिन रात के 12 बज चुके थे। अगर ये 2 घंटे का समय 6 बजे से 10 बजे का होता तो चल जाता, लेकिन अब 10 बजे से 12 बज चुके थे, और 12 बजे के आसपास कोई बाहर आकर क्यों घूमेगा, ये कहीं ना कहीं इस माँ को परेशान करता है। लिहाजा जो माँ होती है, जब इसके सब्र का बांध टूट जाता है तो ये अपने बेटे मोहित के घर में जाती है। एंड मोहित के घर में जाने के बाद में ये कहती है कि बेटा तुम्हारा जो भाई है दीपक वो अभी तक घर नहीं आया। अब जैसे ही ये बातें मोहित सुनता है वो भी बड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद में वो तुरंत अपने भाई का मोबाइल नंबर ट्राई करता है, लेकिन दोस्तों जब मोबाइल नंबर ट्राई किया जाता है तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब मोहित भी परेशान है, जो मोहित की माँ है वो भी परेशान है कि दीपक अचानक से कहाँ चला गया। 12 से 1 बज चुका है, अभी तक लौट कर नहीं आया। लेकिन दोस्तों मोहित कुछ कर भी नहीं सकता था। वो पूरी रात अपनी माँ के साथ में दीपक का उसी घर के अंदर इंतज़ार करता रहता है। लेकिन पूरी रात गुजर जाती है, दीपक का कोई भी पता नहीं था। अब दोस्तों रात तो गुजर चुकी थी, सुबह सुबह का पहर था, और 6:30 बजे के आसपास इसी मोहित के घर का दरवाज़ा कोई व्यक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाता है। अब मोहित जब घर के दरवाजे को इस तरीके से बजता हुआ देखता है, दूसरी तरफ उसका जो भाई दीपक है वो भी लापता है। लिहाजा उसके बाद में मोहित जाता है, तुरंत दरवाज़ा खोल देता है। अब जैसे ही मोहित ने दरवाज़ा खोला तो उसके दरवाजे पर उसका पड़ोसी राजू खड़ा हुआ है। राजू, जिसके अवसान कटे हुए हैं, जिस्म उसका थर थर काँप रहा है, वो कहता है कि भैया मैं पड़ोस वाले खाली प्लाट में कुछ कूड़ा करकट फेंकने के लिए गया था। उसी समय मेरी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो एक डेड बॉडी है, और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, मुझे लगता है कि वो डेड बॉडी दीपक भैया की ही है। लिहाजा उसके बाद में मोहित भी दौड़ा दौड़ा भागा भागा नंगे पाँव तुरंत उस फील्ड में पहुंचता है जहां पर वो डेड बॉडी बताई गई थी। और उससे पहले वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग भी जमा हो चुके थे।
लिहाजा जब मोहित जाकर जब उस डेड बॉडी को देखता है तो वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि दीपक की ही होती है। अब जब ये सूचना जो है मोहित और दीपक की माँ को पहुंचती है, तारावती को, तो वो भी बेचारी बहुत ही बुरी तरीके से भागती हुई वहाँ पर पहुँचती है और जैसे ही अपने बेटे की डेड बॉडी को देखती है, चूँकि पति को तो उसने पहले ही खो दिया था, अब ले दे के उसके 2 ही बेटे थे और इन्हीं 2 बेटों के साथ में वो खुशहाल थी, खुश थी। लिहाजा उसके बाद में जो माँ थी वो माँ अपने बेटे को अपनी सीने से लगाकर बहुत ही ज़ारो कतार रोने लग जाती है। उसके बाद में वहीं से कोई व्यक्ति तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सबसे पहले इस पूरी घटना स्थल को बहुत ही बारीकी से चेक करती है एंड बारीकी से चेक करने के बाद में जो डेड बॉडी होती है उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब दोस्तों पुलिस वाले डेड बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके थे, लेकिन इस केस को सॉल्व करना ये पुलिस वालों के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। लिहाजा पुलिस वाले अब सबसे पहले जो मोहित होता है उससे पूछताछ करते हैं, उसके भाई के बारे में, और उसकी जो माँ होती है तारावती, इससे भी पूछताछ करते हैं। तो जो तारावती होती है सारी कहानी पुलिस को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से सुना देती है कि कल रात यानी 13 जनवरी साल 2023 को जो मेरा बेटा दीपक था वो शाम का खाना खाकर 10 बजे रात्रि के फ़ोन पर किसी से बात करता हुआ बाहर गया था। मैंने उससे कहा भी था कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने मुझसे कहा था कि माँ मैं बहुत जल्द ही लौट आऊँगा, बस अभी गया और अभी आया। जब 12 बजे तक भी वो नहीं आया तो मैं मोहित के पास गई। उसके बाद मोहित ने कई बार अपने भाई दीपक का मोबाइल नंबर ट्राई किया, लेकिन मोबाइल नंबर लगातार स्विच ऑफ ही बताता रहा। पूरी रात हम दोनों माँ बेटे घर में इंतज़ार करते रहे कि दीपक कहीं से आ जाए, लेकिन सुबह के 6 बजे के आसपास हमारा दरवाज़ा जब बोलता है तो हमने देखा कि राजू हमारा पड़ोसी खड़ा हुआ है और उसने हमें बताया कि मकान के खाली वाले प्लाट में दीपक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब ये सारे बयान जो पुलिस वाले थे वो लिखते हैं, उसके बाद में आस पड़ोस वाले लोगों से भी पूछताछ करते हैं। तो आस पड़ोस के लोग भी वही बताते हैं कि साहब सुबह हमने डेड बॉडी देखी, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं पता। लिहाजा पुलिस को ये पता चल जाता है कि रात को 10 बजे के आसपास वो किसी से बात करता हुआ घर से बाहर आया था, तो पुलिस वाले सबसे पहले दीपक के मोबाइल नंबर का CDR निकलवाते हैं। अब जैसे ही दीपक के मोबाइल का CDR निकाला जाता है तो पता चलता है कि 13 जनवरी साल 2023 को दीपक की रात 10 बजे के आसपास किसी शशांक नाम के व्यक्ति से बात हो रही थी। अब पुलिस जो थी वो शशांक को उठाती है, उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है और शशांक से पूछताछ करती है कि देखो शशांक, रात 10 बजे के आसपास दीपक तुमसे ही बात करते हुए घर से बाहर आया था और उसी दौरान उसकी हत्या हुई है। तो शशांक पुलिस को बताता है कि साहब दीपक मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैंने उसे बुलाया ज़रूर था, लेकिन मैंने उसे दारू पीने के लिए बुलाया था। उसके साथ में क्या कुछ हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन दीपक के साथ में 3 और लोग थे। एक का नाम जैकी, एक का नाम जीतू और एक का नाम सत्येंद्र, और ये तीनों ही सगे भाई हैं। हम चारों ने मिलकर, पांचों ने एक जगह बैठकर शराब पी थी। उसके बाद में मैं अपने घर चला गया था और ये 3 लोग कहाँ गए मुझे इस बारे में कुछ सूचना नहीं थी। एंड पुलिस वालों को जब शशांक के द्वारा ये पता चलता है कि 3 और लोग मौजूद थे, एक का नाम जैकी है, एक का नाम जीतू है और एक का नाम सत्येंद्र है, और बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये तीनों ही सगे भाई हैं। लिहाजा पुलिस अब इन तीनों व्यक्तियों को बुलाती है पुलिस थाने, और इन तीनों व्यक्तियों को बुलाने के बाद में दीपक की हत्या के बारे में इनसे सवाल जवाब करती है। लेकिन दोस्तों जो बातें शशांक ने बताई थी वही बातें इन तीनों ने बताई। उन्होंने कहा कि साहब हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो शराब पीकर अपने अपने घरों को चले गए थे। उसके बाद में दीपक के साथ में किसने क्या किया है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। अच्छा, पुलिस भी बिना सबूत के कैसे किसी के ऊपर कार्रवाई कर सकती थी, इसलिए पुलिस इस पूरे केस में छानबीन तो कर रही थी, लेकिन सबूत के नाम पर पुलिस वालों के हाथ में महज 0 था और कुछ नहीं। उसके बाद में पुलिस वाले चूँकि अब इस केस में छानबीन तो कर रहे थे और कोई चीज़ें भी ऐसी नहीं थी कि जो खुल के सामने आ रही थी। एंड उसके बाद में पुलिस वालों को इस पूरे केस के अंदर जद्दोजहद करते हुए तकरीबन 5 दिन का समय गुजर जाता है, और इन 5 दिनों के अंदर पुलिस ना तो कातिल तक पहुंच सकी थी और ना कत्ल के मोटिव तक पहुंच सकी थी। लिहाजा जब 5 दिन का समय गुजर जाता है, उसने गांव वालों से, घर वालों से और जो लोग दीपक के साथ थे उन सब से पूछताछ कर ली थी, कहीं से कुछ भी पता नहीं चला था। तो आखिरकार पुलिस वाले अब इस गांव के अंदर अपनी मुखबिर एक्टिव करते हैं। एंड दोस्तों जब मुखबिर इस पूरे गांव के अंदर एक्टिव हो चुके थे तो उसके बाद में 19 फरवरी साल 2023 को एक मुखबिर जो था वो पुलिस के पास आता है। अब चूंकि इस पूरे हत्याकांड में काफ़ी ज़्यादा समय गुजर चुका था, वो मुखबिर आता है और कहता है कि साहब उड़ते उड़ते खबर सुनिए, हमारे ही गांव के अंदर एक महिला रहती है जिसका नाम आशा है। उसकी उम्र तकरीबन 34 साल के आसपास है और उसका एक बेटा गोलू है, उसकी उम्र तकरीबन 15 साल के आसपास है। आप आशा को उठा लीजिए, उससे पूछताछ कर लीजिए, तो जो दीपक का हत्याकांड है उसका खुलासा हो सकता है। लिहाजा पुलिस जो थी वो इस मुखबिर की ही तहरीर पर आशा और उसके बेटे गोलू इन दोनों को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में इन दोनों को थाने लेके आती है
और उसके बाद में जब दीपक की हत्या के बारे में इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो आशा पुलिस से यही कहती है कि हत्या मैंने नहीं की है, बल्कि मुझे फंसाने की कोई ना कोई साजिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में पुलिस इस आशा के सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं कि आशा को भी लगता है कि शायद अब सच बता देना चाहिए, और उसके बाद में आशा सारी बातें कबूल कर लेती है। दरअसल आशा पुलिस को बताती है कि मेरे पिता का नाम चंद्रिका सिंह है और मेरी माँ, उसका नाम नीतू है, और मेरे माँ और बाबा के 2 बच्चे थे, मेरा भाई जिसका नाम दयानंद और एक मैं आशा। और उसके बाद में ये बताती है कि मेरे जो पिता थे ये बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। जब धीरे धीरे आशा चूँकि पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे ये जवानी की दहलीज पर पहुंचती है, चंद्रिका को कहीं ना कहीं अपनी बेटी के बारे में चिंता होने लगती है। क्योंकि दोस्तों गरीब परिवार में अक्सर बेटियों को सही तरीके से विदा कर दिया जाए तो इसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझा जाता है, और समझना भी चाहिए। इसी तरीके से चंद्रिका अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था। इसी बीच में चंद्रिका को एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम बाबू सिंह होता है। वैसे तो बाबू सिंह औरैया का रहने वाला है, लेकिन वो इसी गंगागंज में रहता है। वैसे बाबू सिंह के 2 भाई और हैं, वो सब औरैया में ही रहते हैं, लेकिन जो बाबू सिंह था वो गंगागंज में रहकर कुछ दराई और चटाई वगैरह ये बेचने का काम करता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है। जब चंद्रिका बाबू सिंह को देखता है तो उसे अपनी बेटी के लिए बाबू सिंह परफेक्ट दिखाई पड़ता है, और उसके बाद में वो अपनी बेटी आशा की शादी बाबू सिंह के साथ में कर देता है। अब दोस्तों जो आशा थी ये बाबू सिंह के घर चली जाती है उसकी दुल्हन बनकर। उसके बाद में बाबू सिंह और आशा एक दूसरे के साथ में अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इसी गुजरते वक्त के साथ में बाबू सिंह और आशा को एक बेटा भी हो जाता है। इस बेटे का नाम ये लोग गोलू रखते हैं। अब परिवार में गोलू भी आ चुका था, यानी परिवार के खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ चुके थे। अब जब परिवार के खर्चे बढ़ते हैं तो जो आशा थी, चूँकि इसका जो पति था वो दरी वगैरह बेचने का काम करता था, इसलिए आशा भी अपने घर के ही पास में एक दुकान में कुछ दरी वगैरह रख लेती है ताकि यहाँ से भी सेल कर सके। अब शुरुआत में तो ये बिज़नेस थोड़ा चलता नहीं है, लेकिन बाद में अच्छी खासी आमदनी होने लग जाती है, जिससे अपने परिवार का खर्चा और अपने बेटे गोलू की सही तरीके से शिक्षा और उसकी परवरिश हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, शायद आशा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा पिरले आने वाला था, क्योंकि जो उसका पति बाबू सिंह था वो किसी ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता है कि जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही बाबू सिंह की मौत होती है तो अब आशा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। एक तो ये कि उसके सर से उसके पति का साया छिन गया, और दूसरा ये कि परिवार की जो जिम्मेदारी थी वो आशा के ही ऊपर आ चुकी थी। लिहाजा जो आशा थी अब अपने परिवार को खुश रखने के लिए जो दुकान उसने यहाँ पर रखी थी उस दुकान को वो मार्केट में शिफ्ट कर देती है। अब मार्केट में जब दुकान को शिफ्ट करती है तो वहाँ पर दुकान ठीक ठाक चलती है, दुकान से अच्छे पैसे अर्न होते हैं, सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी दोस्तों। अब धीरे धीरे जो गोलू था, ये गोलू भी बड़ा हो चुका था। गोलू की उम्र तकरीबन 15 साल के आसपास हो चुकी थी, और गोलू अब दुकान पर बैठा करता था। लेकिन दोस्तों इसी दूसरी तरफ देखें तो जो दीपक था जिसकी हत्या हुई है, वो दीपक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था, और पूरे इलाके के अंदर अपने दोस्तों के साथ में काफ़ी बन ठन के घूमा करता था, काफ़ी ज़्यादा रुआब भी दिखाया करता था। और इसकी इस आशा से थोड़ी जान पहचान भी थी। ये आशा को भाभी कहकर बुलाया करता था, क्योंकि आशा उससे उम्र में लगभग 4 से 5 साल बड़ी थी, इसलिए ये आशा को भाभी कहकर बुलाया करता था। और जब कभी भी आशा को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत रहती तो वो इसी दीपक से वो मदद मांगा करती थी। दीपक उसकी मदद भी कर दिया करता था। अब इसी बीच में दीपक और आशा के बीच में कब नज़दीकियाँ बन जाती हैं, दोनों को कानो कान खबर नहीं होती। उसके बाद में आशा के ही घर में दीपक आशा के साथ में इंटीमेट हो जाता है, और दोनों के साथ में जब शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। इधर धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, आशा और दीपक का फिर चलता रहता है। गोलू दुकान बेचता, आशा को अपने प्रेमी दीपक से मिलने में कोई परेशानी भी नहीं होती। जब चाहती वो अपने प्रेमी को बुला लेती, जब चाहती उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन कुछ लोग गोलू को बिठाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ आशा के दीपक के साथ में क्या रिश्ते हैं, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता भी है। अब जैसे ही ये बातें गोलू सुनता है तो कहीं ना कहीं उसका माथा ठनक जाता है। वो अपनी माँ की छानबीन में लग जाता है, और आखिरकार एक दिन वो अपनी माँ को रंगे हाथों उसके ही प्रेमी दीपक के साथ में पकड़ लेता है। क्योंकि वो घर जाता है तो गेट बंद होता है, वो खिड़की से झांकता है तो उसकी माँ जो थी वो दीपक के साथ में इंटीमेट हो रही थी, और उसी समय गोलू ने सब कुछ देख लिया था। अब गोलू 15 साल का है, वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए गोलू खामोश रहता है। और उसके बाद में गोलू अपने मामा दयानंद के पास पहुँचता है, और दयानंद को सारी बात बताता है कि उसकी जो माँ है उसकी पीठ पीछे ऐसा कर रही है, और जिसकी वजह से मेरी बड़ी बदनामी हो रही है। तो जो दयानंद था इस गोलू के साथ में उसकी माँ आशा से मिलने के लिए पहुँचता है, और आशा से कहता है कि देखो तुम जो कर रही हो वो रास्ता ठीक नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी और तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी भी कलंकित हो जाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम ये जो काम कर रही हो वो छोड़ दो।
अच्छा, आशा के मन में भी थोड़ी सी चमक आ जाती है, उसको भी एहसास हो जाता है कि वो क्या कर रही है, क्या सही है क्या गलत है। लिहाजा वो कहती है कि आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद दयानंद तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन गोलू अपनी दुकान बेचता है। लेकिन जो दीपक था कभी कभार शराब के नशे में आशा के घर पहुँच जाता और उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता। लेकिन आशा उससे इनकार कर देती है, कहती है कि तुम्हारे और हमारे रिश्ते के बारे में मेरे भाई दयानंद और मेरे बेटे गोलू को सब कुछ पता चल गया है। बेहतर यही है कि तुम अपने रास्ते जियो, मैं अपने रास्ते जीऊँगी। लेकिन जो दीपक था जब आशा की ये बात सुनता है तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। कहता है कि देखो, अगर जो मैं बोलूँगा वो तुम नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारी समाज के अंदर बदनामी कर दूंगा। अभी तो महज गोलू और तुम्हारे भैया दयानंद को ही पता है, फिर पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा, फिर तुम कैसे जियोगी। जब ये बातें आशा सुनती है तो वो मजबूरन अपने आप को दीपक के हवाले कर देती है। उसके बाद में दीपक जब कभी भी जाता आशा के घर पर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता। सारी ही चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। लेकिन फिर आशा को ये एहसास होता है कि अगर फिर से दोबारा से उसके बेटे गोलू को ये पता चल गया कि मैं फिर से दीपक के साथ में इंटीमेट हो रही हूँ तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लिहाजा आशा जो थी अब कर्रा दिल कर अपने भाई दयानंद के घर जाती है और दयानंद को सारी बात बताती है कि उसने दीपक को मना किया था, लेकिन दीपक उसे ब्लैकमेल कर रहा है, ज़ोर ज़बरदस्ती उसके घर में आकर उसके साथ में इस तरीके की चीज़ें करता है। अब दयानंद जो था वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग के तहत वो सोचता है कि क्यों ना इस दीपक को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए उठा दिया जाए। इस प्लानिंग में वो अपने भांजे गोलू को भी शामिल करता है, अपनी बहन आशा को भी शामिल करता है और ख़ुद भी शामिल होता है। सबसे पहले वो इस दीपक के जो जितने भी दोस्त होते हैं उन सबसे दोस्ती बनाता है। शशांक, जैकी, जीतू और सत्येंद्र, इन चारों लोगों से वो दोस्ती बनाता है। और उसके बाद में 13 जनवरी साल 2023 को वो शशांक से कहता है कि चलो दारू की पार्टी रखते हैं और जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं सबको बुला लेना। शशांक भी पहुंच जाता है, जैकी भी पहुंच जाता है, जीतू भी पहुंच जाता है, सत्येंद्र भी पहुंच जाता है। सारे लोग शराब पीने ही वाले होते हैं कि उसी समय जो दयानंद था वो शशांक से कहता है कि अपने दोस्त दीपक को भी बुला लो यार। तो जो शशांक था वो बिना सोचे समझे दीपक को कॉल कर देता है। दीपक भी वहाँ पर चला जाता है और उससे पहले ही ये लोग खाली प्लाट में जब पहुंच जाते हैं, खाली प्लाट में जब शराब पी रहे होते हैं, उससे पहले ही दयानंद ने अपनी बहन और अपने भांजे को रास्ते में झाड़ियों में छुपने के लिए बोल दिया था। वो लोग झाड़ियों में छिप जाते हैं। अब जैसे ही शराब पीकर सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं, रास्ते में जब दीपक जा रहा होता है तो ये तीनों लोग मिलकर दीपक को पकड़ लेते हैं और उसके साथ में मार पिटाई शुरू कर दी। दीपक कुछ समझ पाता है इससे पहले ही वो ईंट और पत्थरों से मार मार कर उसकी मौके पे ही हत्या कर देते हैं एंड उसके शव को वहीं खाली प्लाट में फेंक कर 9-2-11 हो जाते हैं। और अगले दिन जब माँ बेचैन होती है दीपक की और उसका भाई मोहित बेचैन होता है, तो अगले दिन सुबह को एक व्यक्ति जिसका नाम राजू होता है वो उस खाली प्लाट में कुछ कूड़ा करकट फेंकने के लिए जाता है। तो देखता क्या है कि दीपक की डेड बॉडी पड़ी है और वो जाकर मोहित को ये सारी बात बता देता है। उसके बाद मामला पुलिस में पहुंचता है और इस तरीके से इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। आप दोस्तों, आप लोगों ने ये कहानी सुनी। इस कहानी में जो मैंने आप लोगों से बोला था कि बड़ी सीख भी है। कभी कभी इंसान किसी के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में बंध भी जाता है, लेकिन जब हालात ऐसे बन जाते हैं कि एक इंसान कह रहा है कि परिवार में पता चल गया है तो तुम दूरी बना लो, तो ऐसे में भलाई इसी में है कि उस इंसान को भूल जाए और दूरियां अख्तियार कर ले। क्योंकि दोस्तों, पहली बात तो अवैध संबंधों में, नाजायज़ ताल्लुकातों में जाना ही नहीं चाहिए। अगर बाई चांस कोई ऐसी बाई मिस्टेक पड़ भी जाता है तो उसको वक्त रहते अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। और यहीं पर यही गलती दीपक से भी हुई। लेकिन दोस्तों, दीपक से गलती हुई थी, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि दयानंद अपनी बहन आशा और अपने भांजे गोलू के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दे। दयानंद ने क्राइम का रास्ता चुना, जिसकी जो सज़ा है उसे कानून देगा। बहरहाल दोस्तों, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दयानंद, आशा और इसकी जो बेटा गोलू था, इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, क्योंकि इन्होंने बड़ी ही बेरहमी से किसी माँ के लाल को छीन लिया। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं? इस पूरी कहानी के अंदर सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।